नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं सक्सेस मिरर लाइव में। आज हम फिर से इंडियन पॉलिटी का अगला जो टॉपिक है, क्योंकि कल आप लोगों को वीडियो में बताए होंगे कि अब हमारा जो भी वीडियो आएगा तो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से हर टॉपिक वाइज। तो कल हम लोग पहले टॉपिक में चर्चा कर रहे थे, यानी फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है भारत में लिखित संवैधानिक व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया। तो उससे संबंधित जो भी पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे सवालों के साथ हम पिछले कल के वीडियो में मिले थे। आज फिर हम दूसरे टॉपिक यानी संविधान सभा, हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं और एक एक करके आपको डिस्कस कराएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम क्लास करते हैं, तैयारी करते हैं, रिवीजन करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले ये जानना कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक हमें पैटर्न नहीं पता होगा तब तक थोड़ी हमें एग्जामिनेशन में रिजल्ट प्राप्त करने में कठिनाई होती रहती है। इसलिए जरूरी होता है कि पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे दो फायदे होते हैं। पहला, एक तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का भी ट्रेंड क्या चल रहा है या किस प्रकार के सवाल पूछने पे ऑप्शन किस तरह के दिए जा सकते हैं, इसकी जानकारी होती है, जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ही फायदा होता है। दूसरा बात ये होता है कि चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारी नज़रों से हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस गुजर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसलिए सेट प्रैक्टिस जरूरी है, वह भी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के साथ। हम आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ये मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग देखें भी, पढ़े भी, सुने भी, आपके नज़रों से क्वेश्चन और ऑप्शन गुजरे भी, साथ ही साथ आपके कानों तक ऑडियो भी पहुंचता रहे। इसलिए चूंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो केवल ऑडियो या केवल वीडियो ये ज़्यादा कारगर नहीं होता, लेकिन जब हम ऑडियो के साथ वीडियो एक साथ यानी ऑडियो प्लस वीडियो एक साथ सुन रहे हैं और देख रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो चलिए आज के नए वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और आपके लिए फिर से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी से पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन लेकर। तो चलिए आज आपका पहला सवाल यहाँ पे है। पहला सवाल है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। चूंकि ये संविधान सभा से क्वेश्चन है, यहाँ पे पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि चूंकि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में कहा गया था कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होगा, जिसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाएंगे। इस प्रकार राज्य विधान मंडलों यानी प्रांतीय जो विधानसभा था उसके जो सदस्य थे वो अपने अपने क्षेत्रों या राज्यों से संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किए थे। इसी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। सवाल आपका यही है आज का कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य से निर्वाचित हुए थे या किस प्रांत से निर्वाचित हुए थे। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है इसके आधार पर सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, देखिए दूसरा सवाल है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसको दूसरे तरीके से भी एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी को पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या फिर इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चूंकि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो उस दिन के लिए
यानी उस बैठक की अध्यक्षता, जिसको उद्घाटन अधिवेशन हम कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसलिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष या उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष, तीनों का जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा सवाल आपके सामने है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ या फिर संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई, इसका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के केंद्रीय हॉल यानी सेंट्रल हॉल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं देख लीजिए, यहाँ पे यूपीएससी 1996 में पूछा गया था, आरआरबी 2005 में, यूपी पीसीएस यानी यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन 2009 में। अब हम अगले सवाल की ओर चल रहे हैं और देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में। अभी तुरंत चर्चा हम लोग किए कि संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सही जवाब होगा फिर से वही सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अभी इसी की चर्चा हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया था उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन जब संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई, और वो आयोजित कब हुआ 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उस दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, ये आपका 2020 एनडीए 2020 और एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। क्योंकि संविधान सभा की जब गठन हुई तो अलग अलग कार्यों की संपादन के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, उप समितियां बनाई गई, उसके सदस्य और अध्यक्ष को मनोनीत किया गया। इसी प्रकार संविधान सभा को संवैधानिकता के प्रश्न पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन यही है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सही जवाब होगा आपका बेनेगल नरसिंह राव। नरसिंह राव इस प्रकार हम लिखते हैं, चूंकि एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन इसी प्रकार से लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन दिए गए। सही जो उच्चारण या लिखने का तरीका है वो ये है नरसिंह राव। आगे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चूंकि संविधान सभा की कई अस्थायी समितियां और उप समितियों का निर्माण किया गया था, इसी में से एक था संविधान का प्रारूप समिति। संविधान के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, यानी यह 7 सदस्यीय कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति या फिर संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना। चूंकि आप सभी सबसे पहले जब हम संविधान को पलटते हैं तो उसके पहले पेज में हमें संविधान का प्रस्तावना मिलता है। प्रस्तावना जिसे सुप्रीम कोर्ट संविधान का एक भाग घोषित कर चुका है,
तो प्रस्तावना वो महत्वपूर्ण संविधान का एक भाग है जिसको पढ़ने से संविधान की बहुत सारी चीजें हमें पहले ही जानकारी हो जाती है, स्पष्ट हो जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किसने की थी, ये सवाल है। सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष या संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946। अगला सवाल आपके पास है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी हम तुरंत चर्चा हम लोग किए कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल हमारा है, ये आपका आज का अंतिम सवाल है। क्योंकि अभी आप लोगों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो 10-10 क्वेश्चन का ही सेट लेकर आया है, और मेरा ये मुख्य उद्देश्य है कि पहले पिछले यानी 2020 या 21 से पहले जो क्वेश्चन पूछे हुए उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका, उस समय का ट्रेंड क्या था, इसलिए पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जब दूसरे हम नए वीडियो के साथ ये समाप्त हो जाएगा ये 20 तक का, तब हम 2024 तक में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको लेकर आएंगे, और हम आपको ये समझाना इसके माध्यम से चाहेंगे उस समय कि एक तुलनात्मक यानी उस समय का ट्रेंड क्या था, अभी किस प्रकार के टॉपिक्स को ज्यादा फोकस कर रहा है जीएस के पेपर में, ये समझाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए अभी हम 2020-21 से पहले जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को लेकर हम आ रहे हैं। लेकिन जब हम नए वीडियो में कुछ दिनों के बाद जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो फिर 2020 के बाद जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं और उसमें जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसको उठाएंगे और एक तुलनात्मक अध्ययन करके आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस परिस्थितियों में किस प्रकार क्वेश्चन का ट्रेंड पूछने का बदलता है, ऑप्शन देने का जो तरीका है वो बदलता है, और इस स्थिति में हमें क्या बदलाव करना चाहिए अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में। इसलिए मैं अभी ये लेकर आया हूँ, इसलिए मैं अभी शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ। आज का अंतिम सवाल आपके पास है जो जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया। यानी हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, उसका नाम है तिरंगा। तिरंगा चूंकि इसमें 3 रंग है, सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में है सफेद, चूंकि केसरिया जो रंग है तिरंगे का वो हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनकी वीरता और शौर्य का प्रतीक है, जबकि सफेद जो है वो शांति का, सद्भावना का प्रतीक है, और सबसे नीचे का ध्वज का जो पट्टी है उसका रंग है हरा, जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। सफेद जो पट्टी है इसी पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिलियां रखी हुई। इसमें तिलियों की संख्या यानी तिलियों की संख्या जो है वो 24 है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि हमारे देश के जो झंडा की बीच की पट्टी सफेद है उस पर जो चक्र है उसका नाम क्या है, तो मैं बता दूं इस चक्र का नाम है अशोक चक्र, जो धर्म का प्रतीक है। और इसमें 24 स्पोक्स दिए गए हैं जो पृथ्वी के घूर्णन गति को प्रदर्शित कर रहा है। चूंकि सफेद शांति का प्रतीक है अर्थात भारत ये पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि हम शांति और सद्भावना के मार्ग पर 24 घंटा अग्रसर हैं, अर्थात जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव घूर्णन करती है उसी प्रकार भारत पूरे विश्व में शांति स्थापना के लिए अग्रसर है, कार्यरत है। इस अशोक चक्र का रंग जो है वो गहरा नीला रखा गया है, जो आसमान और समुद्र का प्रतीक है, अर्थात भारत दुनिया का सबसे विशालतम देश है
और वह सदैव शांति का अग्रदूत के रूप में कार्य करता रहा है और करता रहेगा। तो इस प्रकार ये 3 रंगों वाला हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसी का नाम है तिरंगा। तिरंगा निर्माण यानी ध्वज का निर्माण का जो रेशियो है, अनुपात है, लंबाई गुने चौड़ाई का, वो हमेशा 3:2 मीटर के अनुपात में ही निर्मित किए जा सकते हैं। सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो झंडा है, ध्वज है, इसके प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? सही उत्तर होगा आपका 22 जुलाई 1947। चूंकि संविधान सभा के अंतर्गत एक झंडा समिति बनाया गया था और झंडा समिति के अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। तो जीबी कृपलानी की अध्यक्षता वाली झंडा समिति ने 22 जुलाई 1947 को इस झंडे के प्रारूप को स्वीकार कर लिया और हमारे देश के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का जो डिजाइन तैयार किया था, उनका नाम था पिंगले वेंकैया। उनका नाम पिंगले वेंकैया। इन्होंने ही तिरंगा झंडा का डिजाइन तैयार किया था। तो इस प्रकार पिंगले वेंकैया के डिजाइन वाला राष्ट्रीय ध्वज, जिसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तब से आज तक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा हमारा बना हुआ है, जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है और संपूर्ण विश्व में शांति, सुरक्षा, सद्भावना, खुशहाली और हरियाली के लिए प्रतिष्ठित है। तो चलिए आज अब हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। फिर कल हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। कल हम आप लोगों के पास अगले टॉपिक यानी भारत संघ एवं नागरिकता से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो लेकर हम आएंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्वस्थ रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। आप स्वस्थ हैं तभी मेहनत करने लायक हैं और मेहनत से ही सफलता अर्जित होती है। नमस्कार।